तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो भाई तुम लोग के लिए सीख होने वाली है कि तुम लोग को कैसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो पे आते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम, इस वीडियो के लिए भाई उसका नाम रमेश मान लेते हैं। तो रमेश और मैं भाई क्लास 12 तक साथ में पढ़े थे। वो उसने क्लास 9 तक अपना एडमिशन कराया था। 9, 10, 11, 12 हम लोगों ने साथ ही की थी। और इन 4 सालों में हमारी मतलब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करते थे। कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई थी। पर ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत ये था जिगरी दोस्त था, मतलब अच्छी खासी बात होती, जब भी मिलता था मीठा बोलता था। अब जो रमेश जो नाम का बंदा जो है ना, ये एक नंबर का मुफ्तखोर इंसान है। जितने मुफ्तखोर देखे होंगे पर ये उनका मतलब बॉस लेवल का मुफ्तखोर था। ये इतना ज़्यादा मुफ्तखोर था कि ये पूरी क्लास में फेमस हो चुका था अपनी मुफ्तखोरी के लिए। इसका मुफ्तखोर होना हमारी क्लास के लिए नॉर्मलाइज हो चुका। मतलब जब ये मुफ्तखोरी करता था या ऐसी कोई हरकत कर देता था जिसे मतलब लबरों वाली हरकत कर देता था तो ये नॉर्मल बात हो गई थी। अरे ये तो करता ही रहता है, इसकी बात तो क्या दिल पे लेना। इसकी दूसरी खासियत ये थी कि ये मीठा बहुत बोलता था। अब कहते हैं ना कि अब मुफ्तखोर इंसान पैसा तो खर्च करता नहीं है तो अपना काम कैसे निकलवाएगा, वो निकलवाता है मीठा बोल के। ऐसे करते करते हम लोग का क्लास 12 हो गया और मेरा एडमिशन भाई BHU में हो गया और वो लखनऊ में ही रह गया। अब जब मैं BHU आ गया तो मैंने भाई यहाँ रहने के लिए अपना एक हॉस्टल ले लिया और मैं हॉस्टल में रहने लगा। तो उसके जब मैं रहने लगा तो हम लोग का एकदम से टच खत्म नहीं हुआ। हम लोग मतलब इंस्टाग्राम से कनेक्टेड थे। कभी कभार थोड़ी बहुत हाई हेलो हो जाता था। वो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लाइक कर देता था, मैं उसकी स्टोरी पर लाइक कर देता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो एक बार ऐसे 2-3 महीने में उसका मुझे पास कॉल आया, हमारी नॉर्मल बातचीत हुई कि क्या हो रहा है, कि वहाँ कैसा हाल है, यहाँ पे क्या हाल चल रहा है। तो ऐसे हमारी नॉर्मल बातचीत हो रही थी और उसने बताया कि भाई इसका गांव जो है वो जौनपुर में पड़ता है। अब तुम लोग को अगर जौनपुर के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि जौनपुर और वाराणसी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब 1.5 घंटे का ही रास्ता है। और हम ये रहता था लखनऊ में, तो लखनऊ और जौनपुर मतलब काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करते रहता था। अब क्योंकि इसके पापा आर्मी में थे तो आर्मी के जो लोग होते हैं उनको मतलब कि आर्मी कैंटीन और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो उसी सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करता था, कभी जौनपुर कभी लखनऊ। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तो भाई जौनपुर रहता हूँ और मैं तो डेली मतलब हफ्ते में 1-2 बार आता रहता हूँ, तो तुमसे जल्दी मुलाकात करूँगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी मन कहा, मुझसे उसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अब सामने वाला कह रहा है कि तुमसे जल्द मुलाकात होगी तो अब मैं उसको बोल तो नहीं सकता कि नहीं मैं तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने कहा अरे बिल्कुल भाई, अच्छा लगेगा तुमसे मिलके। तो ऐसे ही मैंने बात होगी, उस दिन हो गए। तो उसकी फिर 1 महीने बाद ये मुझे इंस्टा पे मैसेज करता है कि भाई मैं बनारस आया हूँ, तुम कहाँ पे हो और बताओ मिलते हैं आके। अब भाई ये सुन के मैं चौंक गया, अरे कि एकदम से कैसे हो गया। मुझे लगा मजाक कर रहा होगा भाई, इतना कौन फ्री बैठा है कि मुझसे मिलने के लिए भाई लखनऊ से कोई बंदा आएगा। क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी कुछ खास थी नहीं कि भाई तुम मुझसे मिलने आए, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था उससे मिलने में। अब भाई वो सामने वाला कह रहा है कि कहाँ पे हो, मिलने आओ। और मुझे पता था कि ये मुफ्तखोर इंसान है, मेरा अगर ये आ गया मुझसे मिलने तो मेरा अच्छा खासा खर्चा करा देगा। अब मैं भाई खुद फटे हाल घूम रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो आ जाता तो मेरी तो बिल्कुल खटिया डूब जाती। तो भाई मैंने इसको सोचा कि इसको इग्नोर करते हैं, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं भाई इसकी सेवा कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रह रहा हूँ। ये अगर आ गया तो रुकेगा कहाँ। हॉस्टल में तो भाई रुकने नहीं देते हॉस्टल ओनर, किसी बाहर के बंदे को आए और वो पूरी रात रुके। अब वही मिलने आएगा तो रुकेगा कहाँ, खाएगा क्या, पिएगा क्या। तो पूरा खर्चा भाई मेरे सर पे चढ़ना था। तो मैंने कहा इग्नोर किया, इसको हटाओ। तो उस दिन मैंने बहाना बना दिया कि भाई यार मैं तो हूँ नहीं, मैं अपनी नानी का घर गया था, छुट्टी थी मेरी, तो मैं अपनी नानी का निकल गया, तो मैं बनारस में हुई नहीं। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहता है मेरा बनारस में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा भगवान थैंक गॉड मुझे उससे बचा लिया। तो ऐसे करके टाइम निकल गया। तो 1-1.5 महीने बाद इसके भाई का मुझे कॉल आता कि मैं वाराणसी आया हूँ और अब मेरी दीदी का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर वाराणसी में आया था, तो उनका एग्ज़ाम कराने आया था, तो सोचा आपसे भी मिल लूँ। अब भाई मैं जिससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे हाथ पीछे पड़ गया, उससे पीछे छूटा तो उसका भाई आ गया मुझसे मिलने के लिए। मतलब मैं सोचा था मेरे में अंदर क्या है भाई, मुझसे मिलना चाह रहे हो इतनी, मैं उसके भाई से मेरा क्या लेना देना यार। मतलब उसके वो और उसका भाई साथ ही स्कूल आते थे, तो मतलब जान पहचान थी, मतलब होता था चलो गुड मॉर्निंग बोल दिया, उसकी हाई हेलो दोस्ती हो गई, इतना मतलब हाई हेलो चलता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था भाई। पर वो भी कह रहा मिलना है मुझसे। अब मैं क्या बोलूँ क्यों मिलना है। तो मैंने फिर से भी बहाना बनाया कि भाई न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, मैं तो हो ही नहीं यहाँ पे, मैं अभी छुट्टियाँ मनाने अपने घर आया हूँ, तो भाई मैं तुमसे मिल ही नहीं सकता। अरे भाई मैंने कहा बहुत बुरा लग रहा है कि तुम भाई मुझसे मिलने वाराणसी आए, मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। तो ऐसे करके मैंने उसको भी टाल दिया। मैंने कहा जा भाई तुझसे कौन मिलेगा। इसका भाई भी इसके जैसे था, 1 नंबर का निहायती मुफ्तखोर, वो भी मतलब मुफ्त का ही ढूंढा करता था, उसका एक भी पैसा खर्च ना हो। ऐसे थोड़ा बहुत करके मैंने उसको भी टाल दिया। तो ऐसे फिर 1 दिन मेरा निकल गया। फिर आता भी रिसेंटली अभी कुछ 15-20 दिनों पहले की बात है कि उसका मुझे मैसेज आता है। तो मैंने हाय हेलो किया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पे हो। इससे पहले जनरली क्या करता था, पहले पूछता था कि मैं आ चुका हूँ या मैं आने वाला हूँ, तो तब मैं रिप्लाई करता था कि मैं तो ही नहीं। तो इस बार उसने उल्टी ट्रिक अपनाई, उसने पहले मुझसे पूछ लिया कि तुम कहाँ पे हो। तो अब मैं 2 बार ऑलरेडी बहाना बना चुका था कि मैं नहीं हूँ, तो तीसरी बार बना नहीं सकता था, नशक हो जाता। तो तीसरी बार कहा कि मैं तो यहीं बनारस में ही हूँ। तो उसने बोला कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया है वाराणसी में ही, तो 2 दिन बाद एग्ज़ाम है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ, तुमसे मिल भी लूँगा और एग्ज़ाम भी दे दूँगा। अब इसमें मैं क्या बोलता
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आ जा भाई। मैं तो उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की कि कुछ ज़्यादा डिटेल ना पूछ ले या ज़्यादा बातचीत ना हो पाए इस बारे में। तो अवॉइड ही कर रहा था कि मुझे लगा इतना समझदार होगा कि सामने वाला बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ना बात करे, उसको समझ आ जाए कि सामने वाला नहीं चाहता कि तू आ यहाँ पे। मैंने बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरीके से बात की, मतलब कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी दिखाई नहीं। उसने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आना चाहता, मेरे एग्ज़ाम में आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक आ जा। बस इस 4 शब्द बोले, मैंने तुरंत बंद करके रख दिया फ़ोन, कोई और बातचीत नहीं की। और मैं फंस चुका था क्योंकि ये तो कन्फर्म था कि आने वाला है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसका एग्ज़ाम सेंटर सुबह एग्ज़ाम होगा, शाम टाइम चला जाएगा आके। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन की बात है भाई, थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ा बहुत खर्चा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब किस्मत में लिखा है भाई इसका मिलना, तो भाई मिल के रहेगा। क्योंकि मैं इतनी बार ऑलरेडी टाल चुका हूँ, पर अब नहीं टाला जा सकता। फिर अगले दिन इसने मुझे कॉल करके बताया कि हाँ मेरा आना कन्फर्म है, मैं कल आ जाऊँगा तुम्हारे पास। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तुम रुकने के लिए अपना इंतजाम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कोई होटल बुक करना, उसमें रहना रात भर के लिए, तो मेरे यहाँ नहीं रुक पाओगे क्योंकि मेरा हॉस्टल है और मेरा रूममेट मेरे साथ रहता है। चूँकि नहीं रहता था, मैंने उससे झूठ बोला था। ये सुन के भाई वो तो शांत हो गया एकदम से। हम लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे, तो उसका 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं जान गया क्यों शांत हो गया है, क्यों, किसी होटल में जाकर रूम लेकर रहेगा तो पैसा खर्च हो जाएगा। वो तो इसलिए आ ही रहा था मेरे पास कि उसका मुफ्त में इंतजाम हो जाएगा, मेरे पास रह लेगा, मेरे पैसों से खा लेगा, फिर एग्ज़ाम देने चला जाएगा, बस काम खत्म। इसका कहीं पैसा खर्च होना नहीं था बीच में, इसलिए वो इतना चुल्लू मचा रहा था मुझसे मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आता है कि कोई नहीं भाई, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तू मैनेज कर लेगा तो ठीक है, आ जा, मुझे क्या दिक्कत है। तो फिर अगले दिन वो 12-1 बजे करीब दोपहर को आता है। तो मैंने उसको बैठाला कमरे में, थोड़ा बहुत मतलब बातचीत करी, और इसकी शक्ल बता रही थी कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। और बातों बातों पता चला कि इसने खाली सुबह से बस 2 लड्डू खाया है घर में जो दिया था, और 2 लड्डू लेके आया है बस, और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और ये बात बहुत गर्व से बता रहा था कि अरे मुझे भूख नहीं लगती भाई, सही सब भूख को मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मेरे बहुत छोटी सी बात है, मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ भूख से। पर मुझे उसका चेहरा देख कर साफ लग रहा था कि इसने भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख से तड़प रहा है। फिर थोड़ी देर ऐसे बातचीत चली, पर इसका मुंह मुझसे देखा नहीं गया। वो होता ना कि सामने कोई इंसान अगर बैठा है और उसका मुंह मुरझाया सा लटक रहा है, मतलब साफ देख के पता चल रहा है कि ये मर जाएगा अगर इसने कुछ नहीं खाया। तो मुझसे भाई रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा इसको बेचू घुमा दूंगा और कुछ खिला पिला दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा जाएगा भाई, इंसानियत नाम ये भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद मैं गया, उसको थोड़ा बेचू घुमाया और फिर मैंने उसको खिला पिला दिया, मैंने पैसा अपने तरफ से दिया। इसकी मजाल की भाई एक बार पूछ ले, फॉर्मेलिटी कर देता था कि चलो पैसे मैं देता हूँ। मेरा पूरा प्लान था कि मैं ही दूंगा, मैंने दिया भी, बट भाई एक होता नहीं फॉर्मेलिटी लोग करते, अरे मैं दे रहा हूँ, अरे निकालने की एक्टिंग करने लगते हैं पर्स जेब से। उसने वो भी तक नहीं किया, वो दूर हट के खड़ा हो गया। और फिर मैंने उसको खिलाया। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, मुझे पता था कि तू एक नंबर का मुफ्तखोर है, तू कुछ नहीं देगा, तो मैंने ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई थी। बट फिर भी भाई मैंने सोच लिया क्या पता भाई थोड़ा दिल जाग गया हो। फिर हम लोग वापस रूम पे आ गए और फिर ऐसे नॉर्मल बातचीत करने लगे कि रात को रुकना कहाँ पे, क्योंकि मेरे रूम पे तो रुक नहीं पाएगा, मेरा रूममेट ऑलरेडी है, और तो होटल बुक करना पड़ेगा, यहाँ पे होटल देखते हैं कहाँ पे है। पर जब मैं होटल की बात कर रहा था रुकने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो मतलब शांति से बैठा था, खाली सर हिला रहा था बस, कोई मतलब कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दे रहा था। मतलब साफ पता चला था ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है होटल रुकने के लिए। अब मैंने भाई मजबूरी बता दी कि मैं नहीं रुक सकता हॉस्टल में। तो उसने कहा अभी तो भाई पूरी रात पड़ी, आराम से देखते हैं, रात को देखा जाएगा क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस बात की टेंशन में था कि ये खाएगा क्या, क्योंकि चल एक बार तो मैंने खिला दिया, पैसा अपने फूंक दिया, अभी तो पूरी शाम बाकी है, फिर रात तक खाना बाकी है, इसको मैं क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो भाई खाऊंगा ना, मैं तो भूखा हूँ, ऐसे तो नहीं इस चक्कर मैं भी खाना ना खाऊँ। अगर मैं खाना खाऊंगा और ये बैठ के मेरा मुंह देखेगा क्या, तो मुझे मजबूरी में इसको भी खिलाना पड़ेगा। अब भाई मैं यही सोच रहा था कि मेरा भाई पैसा अच्छा खासा फूकने वाला था। फिर एट दिन इसका मुंह देखा भाई, मैंने कहा चल कोई नहीं यार, कौन सा रोज जाता है, एक दिन के लिए आया है, इसको खाना पीना भाई खिलाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है भाई, क्योंकि खाना पानी में बेसिक नेसेसिटी होती है। मैं नहीं देखा जा रहा था भाई उसका मुंह, मतलब वो डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता था। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसी गिरी हुई बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब खाना पानी को लेकर उसको टोक रहा हूँ। भाई पानी तो एक दुश्मन पिला देता है, मैं तो फिर भी खाना खिला, तो मैंने अगर उसको खाना खिलाते तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। पर तुम लोग भाई उसकी कैरेक्टर के अंदर डीप में जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ उसको। मतलब समझ लो 100 अगर मुफ्तखोर मरे हैं ना, तो तब एक वो मुफ्तखोर पैदा हुआ है, एक नंबर ही मुफ्तखोर था ये। स्कूल के टाइम से उसने मेरे बहुत सारे पैसे फुकवाए ऐसे कर करके, मतलब मीठी बातें बोल के मेरा पैसा फुकवाता रहता था। तो मैं जानता था इसका कैरेक्टर क्या है, और इसलिए मैं बिल्कुल मूड में नहीं था इसके ऊपर एक भी रुपया खर्च करने को लेकर। बट फिर भी एट द एंड भाई मेरा दिल पिघल ही जाता है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, जितना पैसा फूकेगा इसको भाई खाना पानी तो खिलाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं भी खाऊंगा तो उसको खिलाना तो पड़ेगा ही। फिर ऐसे हम लोग टहलने निकल गए, और तो उसने बताया कि कल इसका जो एग्ज़ाम है उसका अब तक एडमिट कार्ड का उसने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। तो मैंने कहा ठीक है, सामने दुकान है, जाके चल के प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अब जो मैं इसको दुकान पे लेके जा रहा था, उस दुकान पे प्रिंट आउट का पैसा, उस दुकान में प्रिंट आउट का प्राइस जो था 2 रुपये था, और हम लोग रास्ते में थे और दुकान मतलब 5-6 कदम की दूरी पे थी। तभी मेरे पास एक्सीडेंटली कॉल आ जाता है, मैं उसको अटेंड करने लगता हूँ। मैंने कहा तू भाई सामने दुकान है, निकलवा ले जाके, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। और मैं ऐसे बात करने लगा, 3-4 मिनट निकल गए, फिर मैंने कॉल रख दिया। तो मुझे लगा कि अब तक तो उसने प्रिंट आउट निकलवा ही लिया होगा, 2 रुपये की बात थी। तो फिर मैं उसके पास गया और मैंने कहा हो गया तो चलते हैं। तो उसने कहा रुको, अरे भाई थोड़ा इसके पेमेंट कर दो। ये सुन के मैं चौंक गया, मतलब मेरी इतनी गुस्सा मेरे अंदर आई, कुछ कहने को नहीं। मतलब
मैंने भाई नीच इंसान देखा था, पर इतना ज़्यादा गिरेगा ये मुझे नहीं पता था। मतलब सीरियसली उसके पास कैश पड़ा था, उसके पास यूपीआई ऐप भी, वो यूपीआई भी चलाता था। पर जब उसने कहा कि पेमेंट कर दे भाई, मैं गया भाई, मतलब मैं यही कहना चाहता कि भाई तेरे पास 2 रुपये नहीं है। मतलब भाई लिटरली शर्म नहीं आती इंसान को। वो 2 रुपये पेमेंट करने बोला कि भाई तू पेमेंट कर दे, जबकि वो 2 मिनट से उसी दुकान पे खड़ा है। मतलब समझ रहे हो इतनी किस लेवल की उसका शरीर ढीठ बन चुका था। मतलब मैं 2 मिनट से बात कर रहा था, तो ये नहीं कि 2 मिनट जब तक खड़ा है तो उसकी पेमेंट कर दे 2 रुपये की। वो मैं इंतजार कर रहा है कि कब मैं बात कर दूँ, कब मैं दुकान पे आऊँ, कब वो मुझसे कहे कि भाई वो पेमेंट कर दे दुकान पे। भाई मेरा दिमाग पूरा खौल गया अंदर से कि भाई इतना बड़ा मुफ्तखोर नहीं देखा मैंने। तो फिर एट दी एंड जाके मैंने फिर 2 रुपये की पेमेंट की। अब बात यहाँ पे 2 रुपये की नहीं है, 2 रुपये कुछ भी नहीं था, पर उसकी भाई नीयत थी वो देख के भाई मेरा दिमाग खोल गया कि भाई 2 रुपये देने के लिए भाई मैंने इंतजार कर रहा था कि कब मैं आऊँ तो पेमेंट करेगा। 2 रुपये तो भाई कोई भी कर देता आजकल, 2 रुपये की वैल्यू क्या है। पर भाई कुछ लोग होते हैं भाई, उनके खून में बसा होता है ये सब। तो अब मैं फिर मेरा भाई मूड ख़राब हो गया, मैंने पेमेंट किया। और उसकी ऑडेसिटी देखो, जब मैं उसकी 2 रुपये पेमेंट कर रहा था और दुकानदार से बोला कि ये पेंसिल दे, शार्पनर दे दे, इरेजर दे दे, कल एग्जाम सेंटर है ना तो काम आएगा ये सब, और उसका पैसा ही मुझसे भरवाया। सारी पेमेंट करके हम लोग चले आए। मैं इसको बिल्कुल नफरत की नज़रों से देख रहा था उस टाइम तक। अब मैंने कसम खा ली कि इसके ऊपर एक भूटी चवन्नी खर्च नहीं करूँगा। जो खाना वाना पानी जो इसको तरस खा के मैं जो भी खिलाने जा रहा था ना, कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। मुझे पता था कि अगर मैं खिलाऊंगा नहीं, ये इतना बड़ा बेशरम इंसान है, खाएगा भी नहीं। तो फिर मेरा पूरा प्लान कैंसिल कर दिया भाई। मैंने कहा भाड़ में जा भाई, मैं खाना ही नहीं खिलाऊंगा तुझे, मैं खुद भूखा रह लूँगा मैं, पर खाना मैं खुद नहीं खाऊंगा, पर तुझे भी नहीं खिलाऊंगा खाना। देखे तू करता क्या है। अब फिर रात का समय हो चुका था। अब मैं उसको भाई भगाने की सोच रहा था कि भाई ये जल्दी से जाए, एक होटल में रुके, कहीं भी जाए यार, मेरे रूम से निकले ये। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था मुझसे। तो मैं कहने लगा कि भाई अब 8 बज चुका है, जल्दी से यहाँ पर निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मेरे हॉस्टल का जो ओनर है बड़ा खतरनाक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उसको डराने के लिए बोलने लगा कि मेरे हॉस्टल का जो ओनर है बड़ा खतरनाक है, भाई निकलो ना, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ जाएगी। और क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कोई अगर बाहर का बंदा हॉस्टल में आके रुके। तो मैं कहने लगा तू भाई चल होटल, तुम्हारे लिए कोई होटल ढूंढते हैं जहाँ पे तू एक रात गुजारेगा। तो उसने कहा होटल की क्या ज़रूरत है, जो ऐसे ही कहीं मैं बाहर थोड़ी देर रात गुजार लूँगा, और देख मौसम भी कितना अच्छा है, हवा चल रही है, आराम से रात गुजर जाएगी मेरी। मैंने कहा शाबाश बेटा शाबाश, यही तो देख सुनना बाकी रह गया था मुझे। और मुझे पता था कि यही करेगा ये। मुझे कहा जा भाई भाड़ में जा, मुझसे क्या, तो कहीं भी जाके सो, तो चाहे होटल में सो चाहे सड़क पे सो। मुझे खुशी इस बात की थी कि फाइनली ये मेरे हॉस्टल से जा रहा हूँ, मैं चैन से सोऊंगा। पर भाई उसको मैंने 8 बजे कैसे भी करके भाई अपने हॉस्टल से निकाल खेदा, और उसके बाद जाके मैंने खाना खाया। अब उसने रात को खाना खाया कि नहीं खाया, रात को उसके साथ क्या हुआ, रात को वो कहाँ रुका, अगले दिन क्या हुआ, और उसके अगले दिन क्या हुआ, ये सब की स्टोरी भाई तुम लोग को बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वाला वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और तो फिलहाल इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। इसका पार्ट 2 भी मैं अगले हफ्ते तक अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और तुम लोग भी, अगर तुम लोग पास भी ऐसे दोस्त है ना, तो भाई इनसे दूर रहो। इनसे जितनी दूरी बना के रखोगे उतना ही अच्छा है। मतलब डायरेक्टली उनसे मतलब कुछ मत कहो, पर धीरे धीरे करके डिस्टेंस अपनी मेंटेन कर लो, तो ही तुम फायदे में रहोगे, वरना आगे चल के बहुत पछताओगे तुम लोग। तो ठीक है भाई, चलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।